मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पत्रकार परिषद है। आज जो है हमारे शहर के ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप सोमवंशी की अध्यक्षता में और उनकी सदारत में ली जा रही है। इसी के साथ साथ आज हमारे प्रदीप बोरगे साहब जो दलित युवा सेना के अध्यक्ष भी है और मालेगांव कामगार घंटा गाड़ी वो दीगर साफ़ सफाई की जो संस्था है उसके अध्यक्ष भी है। आज के हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है शकील भाई, रियाज भाई आशा नगर से तशरीफ़ लाए हैं। गुरुवार वार्ड की नुमाइंदगी के लिए हमारे महमूद भाई रेडीमेड वाले हैं आज हमारे साथ, और उन्हीं के साथ साथ हमारे शमशेर भाई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर लईक हाजी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है वार्ड नंबर 17 की ज़िम्मेदारी निभाएंगे। इसी के साथ हाजी यूसुफ ईसा साहब है कि मजलिस पासबान आइन के कन्वेनर्स में शामिल है। तायब भाई राकेल वाले हैं, खलील भाई बेकरी वाले हैं, रशीद शाह साहब है, हमारे रुस्तम चाचा जो मालदा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तमाम ही लोग जो है मजलिस पासबान आइन के जो है सदस्य है और कन्वेनर है। और आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मजलिस पासबान आइन के नाम से मजलिस पासबान आइन के बैनर तले ली जा रही है। जैसा कि इस संस्था, इस तंजीम के नाम से ही आप लोगों को इसकी कार्यपद्धति, इसकी काम करने की ज़रूरत और काम करने का तरीक़ाकार जो है समझ में आ गया होगा। आज मुस्तकबिल करीब में धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है। 2 फेजेस के पार्लियामेंट के चुनाव की पोलिंग हो चुकी है। तीसरे मरहले की अनकरीब होने जा रही है। 5वें मरहले में जो है हमारे शहर की जो है वो पार्लियामेंट चुनाव की पोलिंग है। इसी के ज़िमन में आवाम में वोटरों में वोट डालने की बेदारी के पैदा करने के लिए जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है इनेकाद किया गया है। जिस तरीके से 10 साल से भाजपा की हुकूमत है, भाजपा की हुकूमत आने के बाद से इस मुल्क का हर अमन पसंद शहरी और जो इस देश के संविधान पर, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, इस देश के दस्तूर और आइन पर यकीन रखता है, वो बेचैन है कि इस मुल्क के संविधान को अगर दोबारा बीजेपी चुनकर आती है तो इस मुल्क के संविधान को, जो इस मुल्क की रूह है, जो इस मुल्क की खूबसूरती है, जो इस मुल्क की असल जान है, आज अगर दुनिया के नक्शे पर और बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की असल पहचान अगर है तो इस देश की जमहूरियत है, इस देश का सेकुलरिज़म है। आज हमारी पहचान, हमारा तशख़्ख़ुस ही ख़त्म होने के कगार पर खड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसका तहफ़्फ़ुज़, इसकी हिफाजत जो है हम हमारे वोटों के ज़रिए कर सकते हैं। अगर वोटर्स में संविधान को लेकर जागरूकता आ गई, बेदारी आ गई, तो यकीनन वोटर्स जो है इस मुल्क का रहने वाला बाशिंदा सेकुलरिज़म का मानने वाला है और सेकुलरिज़म को पसंद करने वाला है। तो यकीनन अगर वोटरों में इस बात की बेदारी पैदा की जाए कि ये इलेक्शन जो है
हमारे लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है। आज मुल्क इस दहाने पर खड़ा हुआ है कि अगर इस मुल्क का अमन पसंद सेकुलर शहरी अगर अपने वोटों के ताल्लुक़ से बेदार नहीं हुआ तो यकीनन ये देश जो है, इस देश के संविधान को ख़तरा है और मुल्क की फिस्ताई ताकतें इस मुल्क पर गालिब आ जाएगी। इस ताल्लुक़ से जो है आवाम को बेदारी पैदा करने के लिए मजलिस पासबान आइन का क्या लाहे अमल रहेगा, वो आवाम को बताने के लिए, आपके माध्यम से बेदारी पैदा करने के लिए एक पम्फलेट अभी हम आप लोगों को देंगे। उसमें हमारे जो इलेक्शन के ताल्लुक़ से जो लाहे अमल है, हमारी क्या कोशिशें रहेंगी बहैसियत मजलिस पासबान आइन के ज़िम्मेदार होने की, वो आप लोगों तक के पम्फलेट के ज़रिए पहुंचा दिया जा रहा है। पोलिंग हम जो है वोटर स्लिप आवाम तक कैसे पहुँचे, वोटरों तक कैसे पहुँचे, इस पर भरपूर कोशिश करेंगे। शहर भर में इसके लिए हम अलग अलग तंजीमों से जाकर, सियासी समाजी मिली तंजीमों से जाकर बात करेंगे। अगर वो कुछ ज़िम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हो जाएं तो हम उनको ज़िम्मेदारियां देंगे। मालेगांव शहर में क्लबों का, अदारों का कल्चर है और मुश्किल हालात में इनका हमेशा एक रोल रहा है, तो हम क्लबों, अदारों से भी जाकर मुलाकात करेंगे। हम वक्त से पहले पोलिंग सेंटर्स पर भी जाएंगे। पोलिंग सेंटर्स पे कैसे आवामी सहूलत मिले, कैसे आवाम पहुँचे। धूप का, गर्मी का मौसम है, हम मुकामी तंजीमों के साथ मिलकर वहाँ पर अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पानी का नज़्म अगर नहीं है या धूप से बचने के लिए शामियाने या मंडप का नज़्म नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर आवाम को वोट डालने के लिए राहत किस तरीके से पहुँचाई जाए। और उसके अलावा कोशिश हमारी ये रहेंगी, अगर शहर के क्लबे, अदारे हमारे साथ ताउन करते हैं तो हम हर पोलिंग सेंटर पर जो है हमारा ज़ाती जो है वोटर लिस्ट लेकर और वोटर स्लिप लेकर बैठेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। और अभी हमारी कोशिश ये भी है कि जो कंप्यूटराइज वोटर लिस्ट आई है उसको सेंट्रलाइज करके, उसको ऑर्गेनाइज करके, उसकी जीबी में शक्ल देकर, उसको पेन ड्राइव में देकर तंजीमों, अदारों को भी दे ताकि आसानी के साथ वो लोग भी अपने इलाके के वोटर्स को जो है पोलिंग बूथ तक पहुंचाए। इस बेदारी के तहत हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि हमने हमारी बातें बहैसियत तंजीम के रख दी है। इसके अलावा भी हम ये चाहते हैं कि एक कंफर्ट जोन में आकर तमाम सहाफ़ी जो है, हम सियासी हैसियत भी रखते हैं, हमारी सियासी तशख़्ख़ुस भी है, सियासी पार्टी भी है, हम तमाम लोग यहाँ जो बैठे हैं हम सियासी जमात से वाबस्ता भी है। तो यकीनन आप लोगों के जहन में अगर कोई सवाल होगा तो आप हमसे सवाल करें। एक कंफर्ट लेवल में, एक कंफर्ट जोन में, बिल्कुल एक यानी फ्री एटमॉस्फेयर में हम चाहते हैं कि तमाम साफ़ी जो है अपना इत्मीनान जो है इस इलेक्शन के ताल्लुक़ से, हमारे सियासी रोल के ताल्लुक़ से आप लोग जो है हमसे वाज़े कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। जी, और ऐसा देखने में आना कि हम चाहते हैं कि सेकुलर उम्मीदवार को वोट दें, जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मालेगांव को जानबूझ के निगलेक्ट किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी तक उम्मीदवार की तरफ से किसी बड़े तरह से का इंतजार नहीं हुआ। जी, और वोटर स्लिप के बारे में कोई भी नायमान नहीं। क्या ये बीजेपी ने मैनेज करके ऐसा किया है कि मुसलमानों का वोट कम हो? आपको क्या लगता है? यकीनन जैसे आप एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी है, आप ये बात को महसूस कर रहे हैं, तो हम लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कोई मजबूत लाहे अमल के साथ जो है मजबूत उम्मीदवार की जानिब से कार्रवाई और कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन आज वक्त और हालात की ज़रूरत ये है कि हमें
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान की हिफाजत करना है। आज हमारी ये आइनी जिम्मेदारी हो गई है कि हम इस आइन की यानी हिफाजत करें। तो हम तो सियासी जमात के जो भी मजबूत उम्मीदवार है, आपके माध्यम से ही उनसे गुजारिश करते हैं कि असल में यहाँ पर तमाम सियासी जमातों से वो रब्ता करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके ज़िम्मेदारों से मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक सियासी जमात का अपना केडर है, अपनी तंजीम है, हर एक का एक अपना संगठन है। उनके संगठन से पहुंचकर उनसे काम लेना चाहिए ताकि और मज़ीद आसानियां पैदा हो और यहाँ पर जो है मजबूत उम्मीदवार को एक भरपूर अक्सरियत में जो है वो वोट मिले। ये काम जो है सियासी पार्टी जो मजबूत उम्मीदवार है उसके ज़िम्मेदारी कर सकते हैं, हम सिर्फ राय दे सकते हैं। मजलिस का उम्मीदवार आज अगर रहता तो आपको ऐसा नहीं लगता आज मजलिस का उम्मीदवार रहता तो बहुत अच्छा होता? यकीनन हमको ये कमी और महसूस हो रही है और इलेक्शन में खिला के तौर पर ये कमी हमको महसूस हो रही है। आज अगर मजलिस का उम्मीदवार यहाँ होता तो हम ये साबित करते थे कि हमारी वोटों की कितनी ताकत है और हम कितनी ताकत से हम इस संविधान के मानने वाले लोग, इस विचारधारा के लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है। हमारी असल लड़ाई ही ये थी कि हमें ये साबित करना है कि हम लोग जो है इस आइन के, इस संविधान के असल जो है तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हम ही लोग हैं और ये शहर सियासी तौर से बेदार है और वो मुल्क की सियासत और सूबे की सियासत और शहर की सियासत को बखूबी जानता है। और इसी बुनियाद पर यहाँ पर जो है हमारी ये कोशिश थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा उम्मीदवार जो है वो आना चाहिए, लेकिन कई वजूहात की बिना पर जो है वो हमारा उम्मीदवार नहीं आ सका। और हमने जो हमारा दर्द है, जो हमारे पार्टी मीटिंग के ज़रिए हमने हमारा दर्द वाजे कर चुके हैं। मजलिस पासबान आइन किस मजबूत उम्मीदवार की हिमायत करेगी? फैसला ले लिए क्या आप लोग? देखिए, लड़ाई सेकुलरिज्म की बका की है, लड़ाई संविधान के तहफ़्फ़ुज़ की है। यकीनन ये उसूल कहता है कि सामने अगर दो मुसीबतें हो तो हमें छोटी मुसीबत को इख्तियार कर लेना चाहिए ताकि हम बड़े ख़तरे से बच सकें या बड़े नुकसान से बच सकें। तो जाहिर सी बात है हम लोग जो है आम फहम आदमी भी इस बात को समझेगा और महसूस करेगा कि हमारे यहाँ पर आज किसको मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। बज़ाहिर मैं इस बात को भी वाज़े कर दे रहा हूँ कि बज़ाहिर मजबूत उम्मीदवार कौन है, वो हकीकी तौर पर मजबूत उम्मीदवार है या नहीं है, अब ये तो इलेक्शन के नताइज जो है वो बताएंगे कि हकीकी तौर से वो उम्मीदवार मजबूत था या नहीं था। लेकिन बज़ाहिर आज जिसे वो मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है, मजलिस पासबान आइन उसको समझ रही है। जुमा के दिन शेख आसिफ इन्होंने अपने बयान में कहा वक्त के मौजूदा मिले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जिन्होंने 1,17,000 जायद वोटें ली, उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ यूनुस ईसा खानवादे को टारगेट किया। तो कहीं ना कहीं ये दम हम देखा जा रहा है कि यूनुस ईसा खानवादा सियासत में अपना एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये किसी कहने के बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हमारे सामने आएगी तो हम इसका जवाब देंगे। ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। मजलिस का उम्मीदवार नहीं है, आपको इसका कल्प है। मौलाना उमरैन की उम्मीदवारी से लेकर मजलिस के आमदार के बयान तक और अभी इन दिनों तक कुछ इख्तिलाफ की खबरें आ रही है एमएलए साहब से और आप लोग के दरमियान की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सियासी नज़रियात और सियासी इख्तिलाफात तो हर जगह रहते हैं, लेकिन हमने एक स्लोगन डाला है और ये स्लोगन की हम तशहीर भी कर रहे हैं कि इत्तेहाद का मतलब इख्तिलाफ के साथ सलीके से जीना, ये हमारा बोलना और कहना है। इख्तिलाफात ज़ाहिर सी बात है, हम नज़रियाती तौर से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की आइडियालॉजी को, पार्टी की नज़रियात को, पार्टी की विचारधारा को जो है हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और अगर हमें ये महसूस होता है कि कोई आइनी ओहदे पर फायज़ हमारा नुमाइंदा या पार्टी का ज़िम्मेदार हमारी इस कोशिश में कोताही बरत रहा है तो ज़रूर सी बात है कि ये ज़ाहिर सी बात है कि हमारा दर्द तो छलकेगा। क्या जीत की दावेदारी करने वाला सिलसिलेदार उम्मीदवार उन्होंने आपसे कोई रास्ता कायम किया, कोई समर्थन आपसे मांगा है अब तक?
ऐसा है कि ये सवाल तो अभी शहर की तमाम सियासी और मिली तंजीमों से पूछना चाहिए। हमारा दर्जा तो अभी ये नौमौलूद तंजीम है। ये तो तंजीम है, नौमौलूद है। इसने सिर्फ 2-4 जो है काम किया है। एनआरसी के टाइम पर जो है जो मामलात आए थे, ये तंजीम उस वक्त जो है अमल में लाई गई थी और इसके तहत और मुल्क की 75वीं आज़ादी की सालगिरह पर घर घर जो है झंडा तकसीम करने का इस तंजीम ने काम किया था। तो ये तंजीम तो अभी बहुत छोटी है, तो इसके ज़िम्मेदारों से मिलना मिलाने की बात बाद में शहर के बड़े सियासी ज़िम्मेदारान से वो उम्मीदवारों ने राब्ता कायम किया या नहीं किया, आपको पहले इस पर वजाहत तलब करनी कल चाहिए। जलसा है मजलिस पासबान आइन का, क्या अहम उन्वानात होंगे इसके लिए, या आप वोट कैसे मांगेंगे, किसके लिए मांगेंगे आप? मसला ये है कि हम तमाम लोग यहाँ पर बैठे जो लोग हैं वो सियासी लोग हैं। हम सबको हमारे सियासी वजूद का एहसास बताना है, जतलाना है, और उसके अलावा हम एक नज़रियाती पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। उसके नज़रियात को भी आवाम के सामने रखना है, उसके मकसद को भी रखना है। और सबसे तीसरी और अहम बात, ये इलेक्शन जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। हम बार बार कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है। आज अगर हमने सही फैसला नहीं किया तो मुल्क तबाही की तरफ और बर्बादी की तरफ जा सकता है। इसलिए इन हालात में हम जो है ज़िम्मेदारी निभाएंगे और ज़िम्मेदारी निभाकर हम जो है बीजेपी के मुखालिफ इलेक्शन खिलाफ में हैं, जो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। हालिया पार्लियामेंट इलेक्शन जो है सियासी जमातों के माबैन है और आप सियासी हो, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले आपकी सरगर्मी क्यों नहीं हो रही है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना एक सियासी नज़रिया रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दबे कुचले पिछड़ों को साथ में लेकर इन्हें सियासी तौर पे इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इनका राजकीय सशक्तिकरण करना चाहती है। हमें आज उनके नज़रियात के हिसाब से उम्मीदवार अगर उनको नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नज़रिया टकराने वाले लोग एक मंच, एक स्टेज पर जो है साझा नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमारे वजूद के खातिर एक अलग तंजीम के साथ इस इलेक्शन में आना पड़ रहा है। कहीं आप कौमी सदर से नाराज़ तो नहीं है? कौमी सदर की हिदायत पर काम किया गया, फ़ोटो, मुलाकातें, और हमने जब एक बैनर और एक ज़िम्मेदार की हैसियत से कौमी सदर की ईमा पर बात कही तो हमारी नाराज़गी का क्या सवाल होता। जो लोग अपने बैनर पोस्टर पर कहीं अगर मजलिस के कौमी सदर का फ़ोटो नहीं लगाते, अपनी ऑफिस पर नहीं लगाते, अपने किसी कहीं जगह पर वाजे नहीं करते, ये तो सवाल उनसे बनता। आज तो हम इतना बड़ा कौमी सदर का फ़ोटो लगा कर बात कर रहे हैं। कौमी सदर साहब आज औरंगाबाद में हैं जी, तो क्या लगता यहाँ के इलेक्शन और वहाँ के इलेक्शन में फ़र्क? कल हमने तो यही बात बोले कि एक नज़रिया 150 किलोमीटर का सफ़र नहीं कर सकता। हम सियासी तौर से इतने कम कुव्वत हो गए कि हमारा नज़रिया 150 किलोमीटर भी सफ़र नहीं कर सकता। जो नज़रिया 150 किलोमीटर पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ अपनी जो है वजूद बता रहा है, अपना तशख़्ख़ुस बता रहा है, वो मालेगांव आते आते मुर्दार हो जाता है। उसकी वजह क्या है? हमने तो सब ये इन खुल के आप नहीं बोल रहे, आप जिम्मेदारी देखिए, हमारी बात ये थी कि हमने जो आज से 5 साल पहले जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था उसमें यही कोशिश की थी कि सियासी तौर से मजबूत उम्मीदवार के साथ रहकर मजलिस के नज़रिए को, मजलिस के जो आइडियोलॉजी को पूरे शहर में पेनिट्रेट करे, पूरे शहर में जो है पहुंचाए और लोगों में उस मजलिस के नज़रियात का जो है हम जो रिसाव करें। लेकिन 5 साल में जिस तरीके का डिसकोऑर्डिनेशन रहा, जिस तरीके की गैर राब्तगी जो रही आइनी ओहदे पर बुरेजमान और तंजीमी ओहदे पर बुरेजमान लोगों की, तो उससे कहीं ना कहीं नज़रिया को ठेस पहुंची। यानी आपके एमएलए से आप खुश नहीं हैं? खुशी और नाराज़गी मेरी ज़ाती नहीं है। खुशी और नाराज़गी मेरी ज़ाती नहीं है। मैंने पूरी मुकम्मल तौर से ज़ाती तौर से उनके अदब व एहतराम किया। उनके साथ बाकी भी लोग चलने वाले थे। किस तरीके से उनकी शख्सियत को मस्ख और मजरू किया, किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी को डैमेज किया, ये आप लोगों ने देखा। अगर मेरी नाराज़गी मेरी अपनी ज़ाती रहती तो जाहिर सी बात है मैं उन पर अपना
जो है ज़ाती हमला करता था, ज़ाती से उनकी शख्सियत को मस्ख करने की या डैमेज करने की कोशिश करता था। मेरी लड़ाई या हमारे यहाँ पर बैठे हुए जो तंजीम में लोग जुड़े हैं उनकी लड़ाई नज़रियाती लड़ाई है। अगर कोई शख्स नज़रियात का हामी बन जाए या नज़रियात पर वापस आ जाए, कायम हो जाए, नज़रियात को कायम व दायम रखने के लिए अपनी कोशिश अगर पेश करता है तो ये लड़ाई है खुद ब खुद ख़त्म हो सकती है। नज़रियात की नाराज़गी आप बता रहे हैं, देखिए मैंने पार्टी लेवल की नाराज़गी इसको बोल सकते क्या? देखिए पार्टी नज़रिया ये सब एक चीज़ें हैं। एक लेवल की नाराज़गी आप बोलते हैं, एक नज़रिया पार्टी ये जो है ये एक दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। हम ना नज़रिए को अलग कर सकते ना पार्टी को अलग कर सकते। जाहिर सी बात है पार्टी की रूह पार्टी का नज़रिया होती है। हम पार्टी के नज़रिए को, पार्टी की रूह को नहीं ये अलग कर सकते। जो आदमी पार्टी में उसको नज़रिए का हामी होना चाहिए। डॉक्टर साहब तो आपका स्टेज अलग रहेगा और एमएलए साहब का स्टेज अलग रहेगा। देखिए मजलिस पासबान आइन का स्टेज है, यहाँ पर एमएलए साहब के ताल्लुक से आप क्यों बार बार सवाल कर रहे हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए है, यहाँ पे जिम्मेदार बैठे हैं मजलिस पासबान आइन के। एक बात ये भी सामने आ रही है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में आप खुद उम्मीदवारी करने वाले हैं। देखिए मेरे खानवादे ने तो आज ये पहली मर्तबा या नई कोई बात नहीं है। हमने 1995 में भी उम्मीदवारी की, 2004 में भी उम्मीदवारी की, 2014 में भी उम्मीदवारी की। हमारा एक संगठन है, हमारी एक जो है तंजीम है, शहर में हमारे मानने वाले लोग हैं, हमारे खुद के ख़ानदानी तौर पर एक वोट बैंक है, हमारे पार्टी के नज़रियात से जुड़ी हुई एक वोट बैंक है। इन तमाम बातों को जो है पिछले असेंबली इलेक्शन में है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को फ़ायदा मिला है। तो जाहिर सी बात है अगर हम कोई ख्वाहिश और ख्वाब तो नहीं देख रहे, हम एक नज़रिए को लेकर चल रहे, नज़रिए के साथ रहने की अगर कोई नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला शख्स नहीं रहता है तो यकीनन हम उम्मीदवारी करेंगे। डॉक्टर साहब ये आपने कहा कि जो है मौजूदा एमएलए जो है वो प्रॉमिस वगैरह का फ़ोटो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इमाम का नाम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और मौजूदा एमएलए कई मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि इमाम का होने की वजह से मेरे साथ सौतेला सलूक होता है, फंड नहीं मिलता, इसलिए मुमकिन है कि वो इन शनाख्तों को छुपाते होंगे। मैं जवाब तो दे रहा हूँ लेकिन एमएलए के अलावा भी शहर में कई मसाइल है और कई इश्यूज़ है। मजलिस और एमएलए के अलावा भी कई इश्यूज़ है और मैं तो बोला ना कि एक कंफर्ट लेवल पर आकर हम बात करेंगे तो आप और दूसरे भी सवालात अगर आपके जहन में तो वो करें। बात ये है कि हमारे एमएलए ने जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुन कर आए, कभी तीसरा महाज की बात की तो कभी जो है ये बात की कि एजाज़ बेग को मालेगांव शहर का कांग्रेस पार्टी का ज़िम्मेदार मैंने बनाया। मैंने बाड़ा साहब थोरात साहब से बात की, मैंने नाना पटोले साहब से जाकर उनकी बात की। कभी वो कहते हैं कि जो मजलिस के मकामी ज़िम्मेदारान हैं मैं तो बरसों उनसे मुलाकात नहीं करता। कभी वो कहते हैं कि मुझसे कांग्रेस के लोग राब्ते में हैं, मैं उम्रा कर आने के बाद जो है इस मामले पर जो है फ़ैसला करूँगा। एक नहीं अनगिनत ऐसे बयानात है जो मजलिस से इन्हिराफ करने के उनके बयानात साबित होते हैं। जैसे कि पूरे 5 साल ये नहीं लगा कि अजीत दादा पवार बीजेपी में नहीं जाएंगे, वैसे पूरे 5 साल हमको ये नहीं लगा कि मुफ्ती इस्माइल मजलिस में रहेंगे। इतनी सारी बातें होने के बाद अगर आज ये सब बातें होती है तो मैं नहीं बनता कि इतने सवालात बनेंगे।